आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास में हम बातें करने वाले हैं सर फिजिक्स का महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महा इंपॉर्टेंट कहने का मतलब सर फिजिक्स का सबसे महंगा क्वेश्चन, और सबसे महंगा बोले तो सबसे अच्छा क्वेश्चन। तो वैसे क्वेश्चन की हम चर्चा करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आप पहले सवाल को देखिए, सवाल को देखने के बाद सवाल का सोल्यूशन देखिए, इसके बाद आपका दिल और दिमाग अगर दोनों गदा गद ना कर दिए ना जी, तब फिर मेरा नाम बदल करके चले जाना। ठीक है सर, चलिए आइएगा हम लोग क्लास को कर देते हैं शुरू, क्योंकि मॉर्निंग वाला क्लास है सर, थोड़ा सा ज़्यादा बातें ना करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मॉर्निंग को तो हम शुभ बनाएंगे और आपका दिन भी शुभ होगा। ठीक है सर, चलिए आइएगा सर। हमने कल शाम को 6 बजे वाला क्लास में हमने लिया था मैथ का महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो लोग नहीं देखे पिछले क्लासेस तो जाकर के देख लीजिए सर। यूट्यूब पे सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। ठीक है, चलो आ जाना सर। 1 नंबर सवाल कहता है ना कि वायु में जल वाष्प की मात्रा बढ़ने पर, वायु में जल वाष्प की मात्रा बढ़ने पर ध्वनि का वेग पहले से हो जाता है। देखो सर ऐसे समझना, जल वाष्प की मात्रा बढ़ने पर, जल वाष्प की मात्रा बढ़ने पर हमसे पूछा ध्वनि के वेग पहले से हो जाएगा। देखो जल वाष्प की मात्रा बढ़ेगी तो ध्वनि का वेग बढ़ेगी। ठीक है सर, आ जाना। हमने क्या बोला है, जल वाष्प की मात्रा बढ़ेगी तो ध्वनि का वेग बढ़ेगी। ठीक है, इस बात को जरा गौर कर लेना, जल वाष्प की मात्रा बढ़ेगी तो ध्वनि का वेग बढ़ेगी। हमसे ही पूछा सर कि वायु में जल वाष्प की मात्रा बढ़ने पर ध्वनि का वेग पहले से हो जाता है, तो जल वाष्प की मात्रा बढ़ने से ध्वनि का वेग पहले से भी अधिक हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी में आपसे पूछेगा मेरे भाई, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, इसे नोट कर लेना, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्घ्य, ठीक है, चाल तथा तरंग दैर्घ्य दोनों बदल जाती है। हमने क्या लिखा है सर कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्घ्य दोनों बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। आ जाना, इसे जरा नोट कर लेना सर, ये पक्का आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी में पूछता है कि ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है सर। ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है, तो ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है, ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है, तो ध्वनि का वेग हमारा धातु में अधिकतम होता है। किसमें होता है सर, धातु में अधिकतम होता है। ठीक है, धातु में आपको ज्यादातर के दिया रहेगा स्टील, ठीक है, स्टील दिया रहेगा। ठीक है सर, आ जाना। हमने सबसे पहले आपको क्या बोला है, ए मजनू जरा गौर से देखो ना सवाल को। हाँ, हमने बोला है सर कि वायु में जल वाष्प की मात्रा बढ़ने से ध्वनि का वेग भी क्या होता है सर, बढ़ता है। अब फिर हमने क्या लिखा है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्घ्य दोनों बदल जाती है। हमने क्या बोला है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो तरंग दैर्घ्य और चाल दोनों बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है सर, और कभी कभी ये भी पूछ देगा कि ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होता है, तो ध्वनि का वेग धातु में अधिकतम होता है और ज्यादातर का आपको एग्जाम्पल स्टील रहेगा। ठीक है सर,
आपके गुरुजी लाया था एक क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी सवाल पूछा जाता है सर वो हम सब कुछ आपको पढ़ा देंगे, क्योंकि सर मैं ए और बी टिक नहीं कराने आया हूँ मेरे भाई, क्योंकि मुझे पता है सर कि बच्चे को क्या चाहिए, क्योंकि मैं भी पढ़ करके आया हूँ। हाँ चलो समझता है तो लोग मेरा फील को ना चलो समझबे करता है तो शेयर करना तो बनबे करता है। कहता है ना सर क्या कि एक स्वरित की आवृत्ति 200 कंपन से है, तो स्वरित से उत्पन्न तरंग का आवर्तकाल क्या होगा। सर देखो देखो ऐसे समझना, कुछ समझो चाहे ना समझो, सबसे पहले ये समझो कि हमको दिया हुआ क्या है। तो हमको आवृत्ति दिया हुआ, कितना दिया हुआ है सर 200 कंपन। हमसे क्या पूछा है सर उत्पन्न आवर्तकाल। आवृत्ति दिया हुआ, पूछ दिया आवर्तकाल। मास्टर आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या फॉर्मूला होता है, तो नहीं बताओ ना मास्टर। आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। इस बात को नोट कर लेना। आवृत्ति बराबर होता है, आवृत्ति को n से लिखते हैं, आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल को इस प्रकार से t से लिखते हैं, ठीक है सर। आ जाना, हमें क्या है सर ये आवर्तकाल आवृत्ति हमको दिया हुआ ना 200 आवृत्ति दिया हुआ, तो ये आवर्तकाल इधर चला जाएगा, ये आवर्तकाल इधर चला जाएगा, आवृत्ति नीचे आ जाएगा। तो आवर्तकाल बराबर 1/n। n कहाँ, n यहाँ पे क्या है सर, तो आवृत्ति है। आवृत्ति कितना दिया हुआ 200 दिया हुआ, यानी 1/200। 1/200 भाग दे दो मेरे भाई। भाग देने आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है रे मजनू। देखो इसको देंगे 0.004 समथिंग सही होगा, 0.004, ठीक है हाँ 0.004 सेकेंड। किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बता देना मेरे भाई, आपकी सारी तकलीफों को मैं कर दूंगा यूं खत्म। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना समझ में। अगर यहाँ पे अगर आपसे पूछ देता आवृत्ति और आवर्तकाल दिया हुआ रहता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आवृत्ति दिया हुआ है और हमसे पूछा आवर्तकाल, तो बस एक को संबंध याद रखना है। आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। ये दो में से कोई एगो दिया रहेगा, दूसरा निकालने पूछेगा सर, मामला एकदम फंसा देंगे मेरे भाई, सिलेक्शन की ओर जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। सपना तो तुम्हारे सामने झुकेगी रे, हाँ जिसको तुम जो तुमको भी इग्नोर करती है ना वो तुम्हारे सामने झुकेगी, बस तुम अपने सिलेक्शन को अपने कदमों में झुका लो, ठीक है सर। चलो आना सवाल नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, जरा गौर करना। कहता है ना सर 125 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंग 2 मीटर है, तरंग की लंबाई 2 मीटर है, 100 हर्ट्ज ध्वनि की तरंग की लंबाई मीटर में होगी। आए सर सवाल मेरे को नहीं बुझाया, सवाल ऐसे नहीं बुझाता रे मजनू। देखो सर हमसे पूछा 125 हर्ट्ज आवृत्ति। अच्छा कितना सर 125 हर्ट्ज आवृत्ति, यानी 125 जो है वो हमारा आवृत्ति दिया हुआ है। अभी जस्ट हमने आपको बताया कि आवृत्ति को लिखते हैं n से, लेकिन इसको n1 बोलो, इसमें 2 आवृत्ति है। 125 हर्ट्ज आवृत्ति पहला है। अब आना फिर कहता है 100 हर्ट्ज आवृत्ति, कितना 100 हर्ट्ज की ध्वनि, यानी कहने का सेंस है दूसरा आवृत्ति जो मेरे भाई है वो कितना है आपको 100 है। पहला लंबाई कितना, ध्वनि की तरंग की लंबाई 2 मीटर है, यानी पहला की लंबाई कितना है सर, तो पहला की लंबाई जो मेरे भाई है ध्वनि की तरंग की पहला लंबाई कितना है 2 मीटर। तो हमसे पूछा दूसरा लंबाई क्या हो जाएगा ध्वनि तरंग की। सवाल इतना ही बस है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है सर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे भाई, बस यही सवाल में बोला। पहला आवृत्ति दिया हुआ, दूसरा आवृत्ति दिया हुआ, पहला ध्वनि की लंबाई दिया हुआ, दूसरा निकालना है। काहे को टेंशन है सर, लेकिन संबंध तो मेरे को पता नहीं ना है। तुझे याद आऊँगा तेरे सपनों में हम। आइए सर देखिए इसका एक रिलेशन होता है, पता है क्या, N1 Δ1 बराबर N2 Δ2। इसको डेल्टे ने बोलते हैं रे कि गामा बोलते हैं, साई फाई गामा क्या बोलते हैं इसको, जरा कमेंट कर देना। हम तो बस इसको डायरेक्ट जानते हैं कि ध्वनि की लंबाई है। ठीक है सर, आ जाना, यही हमारा क्या होता है रिलेशन होता है। ठीक है सर, आ जाना। जैसे सोचना यहाँ पे N1 का मान कितना है 125 है, गुने यहाँ पे Δ1 का मान कितना सर ये 2 है, बराबर N2 का मान कितना मेरे भाई 100 है, रुजा N2 का मान 100 है, इंटू Δ2 हमको निकालना है सर।
अन्य ध्वनित दूसरा लंबाई निकालना है। ये हो जाएगा 125 गुने 2। अब बट्टा में ये गुने 100 इन्हें आएगा, बट्टा में 100। अब बराबर क्या हो जाएगा सर, ये आपको दूसरा तरंगदैर्घ्य की लंबाई। अब देखो 25 25 25 चौका 100 और 25 25 25 से 5 दूनी 10 और 10/4 बराबर कितना, ΔH। आना इसको काटो सर 2 बार में, इसको काटो सर 5 बार में, यानी 5/2 यानी ये हो गया मेरा 5/2 और 5/2 बोले तो ΔH। इसको काटो सर तो 2.5 कितना, 2.5 मीटर ΔH। यानी दूसरा लंबाई जो आ गया वो कितना आ गया, 2.5 मीटर। सबको बुझाया क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे यस या नो तो बोलो न जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। समस्या है क्या? नहीं ना है जी। प्यार हुआ ना जी, मोहब्बत भी हो जाएगा। ठीक है सर, बस ये रिलेशन याद रखना सर। ठीक है, देखो ऐसे रखना कि 2 आवृत्ति दिया रहेगा, ठीक है सर, या फिर एक गो आवृत्ति दिया रहेगा, दूसरा आवृत्ति पूछेगा तो बस इस प्रकार में से अगर ये देखो ये 4 गो में से 3 गो दिया रहेगा, चौथा निकालना है। ये 4 गो में से 3 गो दिया रहेगा, चौथा निकालना है। ठीक है, बस ये इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आने की संभावना है सर। और यही सब क्वेश्चन आता है तो लगता है कि रे मास्टर पॉलिटेक्निक एग्जाम बड़ा हार्ड हार्ड सवाल पूछता है। अरे बकलूला, तुमको ऐसा मास्टर ने मिला कि सवाल को हल्का करके बता दे तुमको। आउट ऑफ सिलेबस सवाल नहीं रहता है मेरे भाई, आपके सिलेबस से ही आपका सवाल रहता है मेरे भाई। आप पढ़िएगा सिलेबस वाला चीज़ तो पढ़िएगा नहीं। आपके पास एक अरिहंत का बुक आता है, शायद आपके पास होगा या नहीं होगा। मैंने ये बुक को 3 हिस्सा में कर दिया। ये फिजिक्स का पार्ट है, फिर केमिस्ट्री का पार्ट अलग है इतना ही मोटा, फिर तो अरिहंत प्रकाशन का एक बुक आता है सर, जो हमने सिलेबस के ऊपर भी वीडियो बना करके रखे थे यूट्यूब पे। ठीक है, वो सब जा करके देखो मेरे भाई, और अच्छे अच्छे बुक को पढ़ो मेरे भाई, ताकि आपको फील हो अंदर से कि सच में सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए आइएगा सर सवाल नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर का आता है ना कि एक लंबे समय अंतराल में ली गई किसी गैस के अणु की औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी? आए सर सवाल बड़ा लंबा लंबा छे। सवाल से क्या जरूरत है रे, तुमको तो आंसर से जरूरत है। कहता है एक लंबे समय अंतराल में ली गई किसी गैस के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा। किसी लंबे समय अंतराल में किसी गैस के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा। देखो सर, अणु की औसत गतिज ऊर्जा। अरे किसका? अणु की औसत गतिज ऊर्जा, 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 अणु की औसत गतिज ऊर्जा। तो कहेगा सर गैस के परमताप के समानुपाती होता है। गैस के परमताप के समानुपाती होता है। औसत गतिज ऊर्जा, अणु की औसत गतिज ऊर्जा, अणु की औसत गतिज ऊर्जा तो गैस के परमताप के समानुपाती होती है। गैस अणु के औसत गतिज ऊर्जा, अणु के औसत गतिज ऊर्जा गैस के परमताप के समानुपाती होता है। अणु के औसत गतिज ऊर्जा गैस के परमताप के समानुपाती होता है। अणु के औसत गतिज ऊर्जा गैस के परमताप के समानुपाती होता है। ठीक है सर, इस बात को नोट कर लेना। हमने क्या बोला है सर कि एक लंबे समय अंतराल में ली गई किसी गैस के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा, एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा गैस के परमताप के समानुपाती होता है। गैस के परमताप के समानुपाती होता है। ठीक है सर, चलो इसी में एक चीज आप लिख सकते हैं मेरे भाई यहाँ पे कि प्रत्येक पदार्थ अणु से निर्मित है। देखो दुनिया का हर पदार्थ जो है ना मेरे भाई वो अणु से निर्मित है। और अणु बोले ना मेरे भाई तो एटम्स। दुनिया का हर वस्तु अणु से निर्मित है। मतलब हम नहीं, हम लोग जो शरीर पहनते हैं, शरीर में कपड़े, वो भी अणु से, क्योंकि अणु इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम। अणु इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम। दुनिया का हर वो वस्तु जो अणु से मिलकर बनता है। हम लोग ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो अणु से मिलकर के नहीं बना, क्योंकि अणु इज अ वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इतना छोटा पार्टिकल होता है जो हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। उसको अणु को देखने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला है, दुनिया का वो हर वस्तु एटम्स से मिलके बनता है। ठीक है सर, आ जाना। यानी कहने का सेंस है सर, हम आपको लिखाना चाह रहे हैं क्या, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणु से, प्रत्येक पदार्थ अणु से निर्मित है। प्रत्येक पदार्थ अणु से निर्मित है। प्रत्येक पदार्थ अणु से निर्मित है और इनके बीच
इनके बीच अंतराण्विक बल काम करता है। इनके बीच अंतराण्विक बल कार्य करता है। बल कार्य करता है। हमने क्या बोला है सर? हमने बोला है कि प्रत्येक पदार्थ अणु से निर्मित है। दुनिया का वो हर पदार्थ अणु से निर्मित है और इनके बीच अंतराण्विक बल कार्य करता है। देखो सर, ऐसे समझना कि एक अणु ये है, दूसरा अणु ये है, तीसरा अणु ये है, इस प्रकार से अणु है। ये सभी मिल जाता है ना सर, सभी जाके मिलता है ना सर, तो कोई पदार्थ का निर्माण करता है। अब सोचना सर, ये अणु एक दूसरे से कैसे टकराया? तो इस पे जो बल काम कर रहा था सर, वो अंतराण्विक बल कार्य कर रहा था, इसीलिए कोई पदार्थ का ये निर्माण कर लेता है। ठीक है सर, तो हमने क्या बोला है? दुनिया का वो हर वस्तु, पहाड़ हो, चट्टान हो, बड़ा से बड़ा वस्तु, छोटा से छोटा वस्तु अणु से मिलकर के बना है। क्योंकि अणु इज द वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इतना छोटा पार्टिकल होता है कि जिसको हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, उसे देखने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं। यहाँ तक कि हमारा घड़ी, हमारा कपड़ा, हमारा ये, हमारा पेन, हमारा बोर्ड, आपका कपड़ा, आपका बहुत सारा चीज़ सर जो आप शरीर में पहनते हैं, वो हर पदार्थ अणु से मिलकर बना है। ठीक है, चलो आइएगा सर जरा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सवाल नंबर 5 की तरफ कहता है ना सर, किसी गैस के ताप को 77 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा करके 227 डिग्री सेल्सियस करने पर उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा में अनुपात क्या होगा? देखो सर, औसत गतिज ऊर्जा में अनुपात, औसत गतिज ऊर्जा बोले सर तो हमारा क्या ई, यानी कहने का सेंस है सर E1/E2, E1/E2 बराबर E1/E2 बराबर होता है T1/T2। कहिएगा सर ये इक्वेशन किसका है? तो ये जो इक्वेशन है मेरे भाई, ये जो इक्वेशन है मेरे भाई, वो आपका है दाब के नियम का। ये किसका इक्वेशन है? दाब के नियम का। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा कि दाब का नियम का समीकरण क्या होता है, तो दाब के नियम का समीकरण होता है E1/E2 बराबर T1/T2। दाब के नियम का समीकरण क्या होता है? E1/E2 बराबर T1/T2। दाब के नियम का समीकरण क्या होता है? E1/E2 बराबर T1/T2। दाब के समीकरण का नियम क्या होता है? E1/E2 बराबर T1/T2। दाब के समीकरण का नियम क्या होता है? E1/E2 बराबर T1/T2। तो E1 क्या है सर? ये गतिज ऊर्जा है। ठीक है सर, यानी E1/E2 बराबर T1/T2। पहला टेम्परेचर कितना है? 77 डिग्री सेल्सियस। आ जाना, ये 77 डिग्री सेल्सियस है ना मेरे भाई, तो इसको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदल दो, तो 200 कितना, 273 से जोड़ दो। ठीक है, देखो जब केल्विन से, जब डिग्री सेल्सियस से जाना होगा टेम्परेचर केल्विन में, तो आप 273 जोड़ दीजिएगा सर, तो वो डिग्री सेल्सियस ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। पानी कहाँ रखा? ठीक है, वो क्या होगा सर? ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो डिग्री सेल्सियस से हम लोग केल्विन में बदल दिए 273 ऐड करके। दूसरा कितना है सर? 227 है, 227 डिग्री सेल्सियस है, इसको बदल दो केल्विन में, 273 जोड़ दो बराबर। अब इसको जोड़ो सर, ये कितना आएगा? तो ये मेरा आ जाएगा सर, पता है क्या? 350 है। 350 बट्टा 3 और 7 3 10 के 0, 7 और 2 9 9 1 10 के 0, 2 और 2 4 1 5, ये 500 हो गया। एगो जीरो से एगो जीरो गला खोपचे में सर जी, कहाँ गला? खोपचे में। हाँ, 5 से काटो, 7 5 35, ये 5 से कटेगा 7 बार में, और ये 15 के 50 10 बार में, यानी 7/10। और 7/10 बोले कर मतलब मेरे भाई 7:10 के अनुपात में। ठीक है सर, किसका? तो गतिज ऊर्जा का अनुपात। किसका अनुपात? गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना हो गया? 7:10। 7:10, तो ऑप्शन नंबर कर देना डी में जाके बस। 7:10 ऑप्शन नंबर डी में कर देना जाकर के बस। हमने क्या बोला सर? जब भी गतिज ऊर्जा का अनुपात पूछे या फिर टेम्परेचर का अनुपात पूछे, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मतलब इक्वेशन है मेरे भाई, दाब के नियम। E1/E2 बराबर T1/T2। यही नहीं मेरे भाई, इसी के साथ एक और इक्वेशन होता है सर जो आपको पूछेगा, बॉयल का नियम। किसका नियम मेरे भाई? बॉयल का नियम। बॉयल का नियम,
वॉयल का नियम, ठीक है सर, वॉयल का नियम, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। वॉयल का नियम, ठीक है सर, वॉयल का नियम, वॉयल का नियम, जरा तुम हंसकर बोलो ना, ये हमारा एक क्वेश्चन होता है मेरे भाई, P1 इंटू V1, P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2। सर इसे जरा याद कर लेना, इस पे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है मेरे भाई, ठीक है। एक होता है चार्ल्स का नियम, एक होता है चार्ल्स का नियम, एक होता है चार्ल्स का नियम, एक होता है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम होता है मेरे भाई V1 बट्टा V2, चार्ल्स का नियम होता है V1 बट्टा V2 बराबर T1 T1 बट्टा T2, ठीक है। क्या होता है सर ये T1 बट्टा T2, T1 बट्टा T2, ठीक है सर। आ जाना, हमने क्या बोला है, एक होता है V1 बट्टा V2 बराबर T1 बट्टा T2, और एक होता है दाब का नियम, एक होता है दाब का नियम, जो भी हमने आपको पढ़ाया है। दाब का नियम होता है पता है E1 बट्टा E2 बराबर T1 बट्टा T2, ठीक है सर। आ जाना, तो ये तीन इक्वेशन कम से कम मेरे भाई जिंदगी में अगर सफल होना है तो ये तीन इक्वेशन आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि तीन इक्वेशन पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है मेरे भाई। हाँ, ये तीन इक्वेशन, ज़्यादा कुछ ना रे मजनू। तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आ जाना सर, तो मेरे साथ एक बार बोलो ना, नहीं बोलोगे, अरे बोलो ना मेरे भाई, मम्मी पापा भी सुनेंगे तो कहेंगे नहीं मेरा बच्चा सही जगह पढ़ रहा है, ठीक है सर। आ जाना, कहेगा वॉयल का नियम P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2, बोलेगा चार्ल्स का नियम तो V1 बट्टा V2 बराबर T1 बट्टा T2, बोलेगा दाब का नियम तो E1 बट्टा E2 बराबर T1 बट्टा T2। कोई प्रॉब्लम नहीं ना है जी, होने नहीं देंगे जी। चलिएगा सर, आइएगा सवाल नंबर 6 की तरफ। 6 क्या कहता है सर, 6 कहता है वायुमंडलीय दाब पर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालता है। अच्छा, वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, यदि दाब कम कर दिया जाए तो पानी उबलेगा। आए देखो सर, अभी जो पानी है ना मेरे भाई वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रहा है, उबल रहा है, उबाल रहा है। कितना डिग्री सेल्सियस पे उबाल रहा है, उबालता है कितना डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। किसको, जल को। हमें कहता है 100 डिग्री सेल्सियस पे जल को उबाल रहा है, लेकिन यदि दाब को हम कम कर देंगे, दाब को क्या कर देंगे सर, कम कर देंगे। दाब को भले ही हम कम कर देंगे, दाब को कम करेंगे ना रे, दाब को कम करेंगे ना, तब वो उसी ताप पर उबालेगा, उसी ताप पर उबलेगा, उसी ताप पर उबलेगा, उसी ताप पर उबलेगा, ठीक है। हम प्रेशर को कम कर सकते हैं मेरे भाई, लेकिन डिग्री सेल्सियस को तो नहीं ना कर सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल रहा है सर, तो अगर उसके दाब को हम कम कर देंगे तो भी पानी उसी ताप पर उबलेगा, ठीक है सर। आ जाना, हमने क्या बोला है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने पानी को उबाल रहे हैं, भले ही दाब को हमने कम कर दिया, लेकिन उसी ताप पे वो जल उबालेगा, ठीक है सर, उबलेगा, है ना। तो हमने क्या बोला है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल को उबाला जाता है, यदि दाब कम कर दिया जाए तो भी उसी ताप पे जल उबलेगा, ठीक है सर। चलो अगला 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ जाना मेरे भाई। 7 में होबे खेला, केकरा केकरा करे के आवे छे खेला। खेला आता है करने रे, नहीं आता है। देखो सर, खेला करना जरूर सीखना, क्योंकि बिना खेला का खेल संभव ही नहीं है, ठीक है। अब बिना खेला का जिंदगी संभव ही नहीं है, क्योंकि कहता है ना सर, जिंदगी एक खिलौना है, जब तक नहीं खेलोगे तब तक नहीं जीतोगे मेरे भाई, ठीक है सर। आ जाना, कहता है सर एक क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, जरा गौर करना। कहता है 600 ग्राम जल को 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना कीजिए। आवश्यक ऊष्मा की गणना कीजिए। अच्छा, जब आपसे आवश्यक ऊष्मा पूछ देना मेरे भाई, एक सेकंड, जब आपसे आवश्यक ऊष्मा पूछ देना तो एक फार्मूला होता है सर, मैं आपको बताइए देता हूँ, बता दूँ। ऊष्मा बराबर, ऊष्मा बोले तो क्यू बराबर होता है MS डेल्टा टी, MS डेल्टा टी। आ जाना सर, कहिएगा सर ये डेल्टा टी की है रे, ये टेम्परेचर है रे भाई, टेम्परेचर। कैसे डेल्टा टी टेम्परेचर, देखो पहले 30 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है सर। पहले इसको यहाँ पे कितना है सर, MS, तो यहाँ पे 600 ग्राम है, यानी हो जाएगा 600, यहाँ पे S का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे 30 से हो गया 80, मतलब 80 से 30 में परिवर्तन, तो डेल्टा टी का मान हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस और -30 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है सर, आ जाना। चलो माइनस कितना 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये 600 है मेरे भाई, गुने इसको घटा दो तो ये 50 हो जाएगा, और कुछ नहीं ना होगा, बस इसको गुना कर दो तो 6 पचे 30 यानी कितना, ये 6 पचे 30, 1 0 इन्ने और 3 0 इन्ने यानी कितना, 1 0 इन्ने और 3 0 इन्ने, चलो इतना हो जाएगा, यानी कितना 30,000 कैलोरी, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 30,000 कैलोरी, 30,000 कैलोरी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, सवाल समझ में आया? नहीं आया? उष्मा बराबर होता है ms डेल्टा टी। ठीक है सर, ms डेल्टा टी, जहाँ पे m जो है मेरे भाई वो ग्राम है। अच्छा कितना s, तो s का मान 1 लेंगे मेरे भाई। डेल्टा टी का मतलब होता है टेम्परेचर में परिवर्तन, तो टेम्परेचर में परिवर्तन पहले 30 था, 30 से हो गया 80, तो कितना का परिवर्तन हुआ, तो 80 में मामला फंसी, तो 30 से हो गया 80, तो मामला का 50 का फंसी, है ना, तो 50 का परिवर्तन हो गया। हमने वही काम किया जो आपका क्वेश्चन बोल रहा था मेरे भाई। ठीक है सर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ बढ़ते हैं गुरुजी। कहता है क्या कि जल ठोस एवं द्रव दोनों ही स्वरूपों में जिस तापमान पर विद्यमान रहता है वो है, देखो सर जल जो है सर वो ठोस एवं द्रव दोनों में, किसमें, ये ठोस एवं द्रव दोनों में जल 0 डिग्री सेल्सियस पे विद्यमान रहते हैं। जल जो है सर वो ठोस एवं द्रव दोनों स्वरूपों में जिस ताप पे विद्यमान रहता हुआ है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस का ताप है। ठीक है, जिसमें दोनों में विद्यमान रहता है। ठीक है, जल जो है सर वो ठोस एवं द्रव दोनों में 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहता है, विद्यमान रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। इसी में कभी कभी आपसे पूछेगा सर कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा, 100 डिग्री सेल्सियस पर, इसको लिख लेना क्या कि इंपॉर्टेंट है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल के वाष्पन 100 डिग्री सेल्सियस पर जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा, जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा का मान, गुप्त उष्मा का मान 2.268 गुने 10 पे पावर 3 जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है सर, इसे याद कर लेना सर, इसे क्या करना, याद कर लेना। हमने क्या बोला है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा का मान 2.268 गुने 10 पे पावर 3 जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है सर, हमने क्या बोला है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा का मान इतना होता है। ठीक है, और अगर पूछ देगा 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के गलन की उष्मा का मान, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के गलन की उष्मा, बर्फ के गलन की उष्मा जो होता है वो 3.36 गुने 10 पे पावर 3, 3.36 गुने 10 पे पावर 3 जूल प्रति किलोग्राम होता है, इसे नोट कर लेना सर। हमने क्या बोला है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ का गलन की उष्मा का मान इतना होता है। ठीक है सर, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ का जो गलन का उष्मा का मान होता है वो 3.36 गुने 10 पर कितना, इतना जूल होता है। इसे जरा नोट कर लेना सर। ठीक है, पहला नोट करना, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा का मान 2.268 गुने 10 पर 3 जूल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के गलन की उष्मा का मान 3.36 गुने 10 पर 3 जूल प्रति किलोग्राम होता है। आद भेलो, प्यार भेलो, मोहब्बत ना भेलो जी। चलो सर, मॉर्निंग का टाइम है, मजा आ जाता है क्लास लेने में। ठीक है सर, कहता है किसी वस्तु का परमताप दोगुना कर दो तो उसकी उत्सर्जित उष्मा की दर हो जाएगी। देखो सर, उत्सर्जित उष्मा को हम लोग यू से लिखते हैं सर। उत्सर्जित उष्मा का मान हो जाएगी, ई बराबर होता है टी स्क्वायर।
सॉरी ई बराबर होता है टी पे पावर 4 यानी हमें पूछा हो उत्सर्जित उष्मा की दर हो जाएगी, तो उत्सर्जित उष्मा की दर बोले सर तो ई बराबर हो जाता है टी पे पावर 4। कहता है किसी वस्तु की परम ताप दुगना कर देंगे, तो किसी वस्तु की परम ताप दुगना कर देंगे यानी ये टी का जो मान है सर वो दुगना कर देंगे, तो ये 2 हो जाएगा, 2 पे पावर 4 हो जाएगा यानी कितना गुना हो जाएगा, तो ये 16 गुना हो जाएगा। ठीक है सर, कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ये बस ये फॉर्मूला याद कर लो, बेड़ा पार है। अरे हम तो हमेशा से कहते हैं कि हम जितना पढ़ा देते हैं उतना पढ़ लो, अगर सिलेक्शन तुम्हारे कदमों में झुकने गया ना तो संदीप कुमार को उठा देना, वादा है मेरे भाई। ऐसा चैलेंज कौन पढ़ाता है? अच्छा बताओ, कोई ऐसा चैलेंज करके पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता। क्यों नहीं पढ़ाता है सर? क्योंकि मैं पहले पूरा बुक का विश्लेषण करता हूँ, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का विश्लेषण करता हूँ, पूरा देखने के बाद, सेट देखने के बाद आपके तक हम क्वेश्चन को पहुँचाता हूँ कि कैसे कैसे किस किस क्वालिटी का क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछ रहा है। और जो टीचर को यही नहीं पता कि किस क्वालिटी का क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछ रहा है, वो टीचर आपको क्या सही क्वेश्चन पढ़ाएगा? नहीं पढ़ा पाता है मेरे भाई। मैं किसी टीचर के पे टिपा टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, है दैया ना बाबा ना, ये हमसे ना हो ही रे चलो सर, ई बराबर टी पे पावर 4, ई बराबर टी पे पावर 4 कितना गुना, 2 गुना यानी 2 पे पावर 4 कर देना। इसमें बोला 2 गुना तो 2 रख लेना, इसको 2 पे पावर 4 कर देना। चलो अगला आ जाना सर। अगला कहता है ना उष्मा तथा उसके द्वारा किए गए कार्य में संबंध क्या है? अच्छा, संबंध ज्ञात किया था किसने? उष्मा तथा उसके द्वारा किए गए कार्य में संबंध ज्ञात किया था कौन? डॉक्टर डी जूल ने किया था। किसने किया था? डी जूल ने। ठीक है, इसीलिए उष्मा का ऐसा मात्रक जूल रखा गया है ना। कहता है उष्मा तथा उसके द्वारा किए गए कार्य में संबंध ज्ञात किया था किसने? तो डॉक्टर डी जूल ने। किसने? डॉक्टर डी जूल ने। चलो सर, आज तक की क्लास को इतना ही रहने दूंगा, बाकी फिर मैं आपसे मुलाकातें करता हूँ अगली क्लासेस में। ये क्लास कैसा लगा, मज़ा आया ना जी? तो शेयर कर देना, अपने अपने हर वो दोस्तों को बता देना सर जिनकी सपना है पॉलिटेक्निक करने की, जिनकी चाहत है अपनी मम्मी पापा की फिक्र को फ़क्र में बदलने के लिए सर, तो उनको तक जरूर पहुंचा देना। ठीक है, बाकी ये क्लास आपको कैसा लगा? क्लास अच्छा लगा मेरे भाई तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने हर दोस्तों तक पहुँचा देना इस वीडियो को, ताकि उनको भी लगे कि नहीं, एजुकेशन एक इमोशन है। ठीक है सर, बाकी थैंक यू, लव यू।